लगाई। शाहजहां जी एक नाम बता दीजिएगा, पूरा देश जानना चाहता है, एक नाम जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी हो, एक नेता। लालू प्रसाद यादव। लालू जी को हमने सजा कराई। लालू यादव। अच्छा आपने कराई, फिर भी शक में हो गया बवाल। बवाल डिबेट पर बवाल इन्होंने बोला कि हम बवाल हो गए डिबेट पे, बवाल हुई डिबेट पे, बवाल हो गई है डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कबूल किया, किसकी सलाह दी, ये सवाल पूछता है भारत। अरे सर भारतीय बता रहा है, पूरा भारत जानता है कि घोटाले का आरोप था उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? आपने कहा कि घोटालेबाज है लालू। बिल्कुल। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि लालू जी घोटालेबाज। अब कुछ कहने को बाकी नहीं, बंद कहीं कहानी पर। दोस्तों, बिहार इलेक्शंस के लिए कांग्रेस अपनी जान लगा दे रही है। वो अपने छोटे से बड़े नेता हर किसी को बिहार में उतार रही है। चाहे हिमाचल से सुक्खू जी हो, पंजाब से चन्नी जी हो, या फिर साउथ से रेवंत रेड्डी जैसे बाकी लोग। यहाँ तक कि इन लोगों ने प्रियंका गांधी को तक राहुल की बुलेट पर पीछे बैठने को मजबूर कर दिया। पर जैसे ही ये लोग डिबेट में आते हैं, अपने ही साथी यानी कि आरजेडी को ढोने लगते हैं, लालू यादव की पोल खोलने लगते हैं और उसे चारा चोर बताने लगते हैं, जिसको लेकर ये पूरी डिबेट में मजाक का पात्र बन जाते हैं। बाकी किस तरह से आज अर्नब गोस्वामी ने और शहजाद पूनावाला ने इन लोगों से मजे लिए हैं, आप खुद देखिए। प्रियंका भारती जी, देखिए इतना डर क्यों? जेल से सरकार नहीं चल सकती। आम आदमी और नेता के लिए नियम नहीं हो सकते। जब एक सरकारी बाबू 50 घंटे की हिरासत में सस्पेंड हो जाता है, फिर नेताजी, आपके नेताजी को किस बात की छूट मिलनी चाहिए? दोस्तों, मेरा यह कहना है, जेल जाते ही इस्तीफा दे देना अच्छा है, 30 दिन तक भी रुकना अच्छा नहीं है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, देखिए, नेता जो है गली गली गांव गांव घूम करके वोट मांगते हैं चुनाव में, और जब वो जेल चले जाते हैं वो वादा करके आते हैं जनता से कि मैं 24 घंटे तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं तुम्हारे सारे विकास के काम करूंगा। और वही नेता जब मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाए और वो जेल चला जाए तो जनता बेचारी अपने नेता को ढूंढे कैसे? नेताजी तो जेल में है, किस हालत में है? भ्रष्टाचार के मुकदमे झेल करके जेल में पहुंच गए हैं। 30 दिन का समय दिया गया है कि चलिए, अगर आपके ऊपर लगता है कि फर्जी है तो प्रथम दृष्टया मसला में आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, हाई कोर्ट से जाके केस को खारिज करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। इस देश को चलाने के लिए मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सदन में मौजूद रहना पड़ेगा, लेकिन नेताजी तो जेल में है। यह व्यवस्था अब नहीं चलेगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की थी कि जनप्रतिनिधि चुना हुआ इस देश का भ्रष्टाचार का पैसा गबन करके जेल पहुंच जाएगा। मैं मानता हूं कि जिन नेताओं, पहले जो नेता जेल गए उन्होंने थोड़ी नैतिकता दिखाई और जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया, लेकिन केजरीवाल जो नैतिक आंदोलन से पैदा हुए, लोकपाल बनाने चले थे 5 लोग, 5 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर पे बैठे, 5 लोग का चयन हुआ कि ये 5 लोग लोकपाल बनाने में सहयोग करेंगे। उनमें प्रधानमंत्री को भी शामिल करने का बहुत डिमांड था उनका कि प्रधान सेवक भी शामिल हो उसमें। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री उसमें खुद से शामिल हो रहे हैं कि मुझ पे भी यदि ऐसा इल्जाम लगे और मैं जेल चला जाऊं तो 30 दिन बाद मेरा भी इस्तीफा होना चाहिए। सरकार तो अपने हर मंत्री का इस्तीफा कराने के लिए तैयार है कि यदि वो जेल चला जाएगा तो 30 दिन के बाद मंत्री नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। लेकिन विपक्ष आखिर ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि विपक्ष में भ्रष्टाचारियों का जो एक फेहरिस्त है वो थोड़ा लंबा है। केजरीवाल जी हैं, आप देखिए राहुल गांधी जी की पूरा परिवार बेल पर है, और भी बहुत सारे लोग हैं। अब ये समय आ गया है और सही समय है, क्योंकि केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया नहीं, वो तो कह रहे थे जेल से सरकार चलाएंगे। आप बताइए, जेल में कैसे सरकार चलेगी? कैसे चल सकती है कोई भी सरकार जेल से? कांग्रेस पार्टी के त्रिपाठी जी हमारे साथ है, जरा छोटे से संक्षिप्त तरीके से, क्योंकि आपको इस चीज की बहुत एक्सपीरियंस है, जरा ज्ञानवर्धन कीजिए हमारा कि जेल से कैसे चलाते हैं आप। जैसे जेल में चक्की पीसने के बाद उसके बाद आप आके कोई फाइल देखते हैं, हाँ, तो कैसे चलता है जेल के जीवन में, शासन कैसे चलता है, इस पर जरा आप हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। ज्ञानवर्धन करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, अनुभव से सीखिए। अनुभव विषय ये है सर कि भ्रष्टाचार से हम भी लड़ना चाहते हैं, आप भी लड़ना चाहते हैं, सब पूरा देश चाहता है कि भ्रष्टाचार इस देश में नहीं होना चाहिए और किसी भी सेक्टर में। लेकिन क्या सरकारों ने क्या काम किया है, क्या हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। आप 14 के पहले भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप यूपीए सरकार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई। शाहजहां जी एक नाम बता दीजिएगा, पूरा देश जानना चाहता है, एक नाम जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी हो, एक नेता। लालू प्रसाद यादव। लालू जी को हमने सजा कराई। लालू यादव। अच्छा आपने कराई, फिर भी शक में हो गया बवाल। बवाल डिबेट पर बवाल। सुनिए इन्होंने बोला कि हम बवाल हो गए डिबेट पे, बवाल
बवाल हुई डिबेट पे, बवाल हो गई है डिबेट पे, त्रिपाठी जी ने कबूल किया। अरे सुनिए इधर, बवाल हो गई डिबेट पे, त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। दोस्तों वायरल क्लिप होने वाली है और आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी इस वक्त आप कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है आरजेडी, और आपने कहा कि आपने लालू जी को सजा दिलवाई। ये क्लिप वायरल होगी, पूरे बिहार चुनाव में वायरल हो जाए। बताइए आप बताइए लालू जी भ्रष्टाचारी क्यों है, इसके बारे में और डिटेल में बताइए। कोर्ट ने उनको सजा दी 2013 में, जिस प्रकार से आईन का शासन हमारा। किस चीज की सजा दी? किस चीज की सजा दी? किस चीज की सजा दी? ये सवाल पूछता है भारत। अरे सर, भारतीय बता रहा है, पूरा भारत जानता है कि घोटाले का आरोप था, उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? आपने कहा कि घोटालेबाज है लालू जी। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि लालू जी घोटालेबाज है। अब कुछ कहने को बाकी नहीं, अनकही कहानी पर लाल स्याही से लिख दिया इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी ने कहा आरजेडी फेल है, करप्शन पे। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बवाल हो गया मेरे डिबेट पे आज। कांग्रेस का आक्रमण, आरजेडी पर कांग्रेस का खुला आक्रमण। शहजाद पूनावाला वर्सेस त्रिपाठी जी। अर्नब जी के शो 50-50। एक ऐतिहासिक घटना ये घटी कि जो कांग्रेस आरजेडी का संयुक्त स्टैंड था कि लालू जी के साथ गलत हुआ, आज कांग्रेस ने बोला नहीं, हमने सजा दिलवाई, बिल्कुल सही सजा हो गई और कर दिया उनको जेल के अंदर। दूसरी बात, एक इंदिरा गांधी का उदाहरण था कि जब वो कन्विक्ट हुई उसके बाद उन्होंने कानून लाया कि पीएम को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखो, और एक नरेंद्र मोदी जी है जो कहते हैं मुझे कोई डर नहीं, पीएम को भी इस व्यवस्था में रखो। सीएम को, हमारे ज्यादा सीएम है, हमारे ज्यादा मंत्री ना अर्नब जी, फिर भी हम कह रहे हैं कि यह व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार से अमित कुमार जी भी लाइन पर है। अमित कुमार जी, आप लाइन पर हैं? हाँ जी। आपको क्या लगता है मुद्दा क्या है, मतलब कि आप किस साइड, किस पक्ष में हैं? आप बीजेपी की तरफ बोल रहे हैं इसमें कि ऑपोजिशन के साथ हैं? हाँ, ये अर्नब गोस्वामी जी है। हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम जी। अमित कुमार, हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, मैं तो बीजेपी की तरफ से या जो भी है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बिहार से ये हमारी जो मैडम है आरजेडी की प्रवक्ता, ये डिबेट कर रही हैं, ठीक है, तो डिबेट थोड़ा इस तरह से करो मैडम कि लगे कि आप थेथोलॉजी करते हो, आप बहस करते हो फालतू वाला, ये सही नहीं है। ज्ञान नहीं चाहिए, आप मुद्दा सही रखो, और मुद्दा इस तरह से आप हंसते हो, डिबेट करते हो, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। प्रियंका जी की वॉल्यूम अप कीजिए। तो इस तरह से बहुत ही रखता है कि महिला को ज्ञान देगा, आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार हूँ, ये तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल का नारा लगाती हूँ, मैं श्योर हूँ कि मैं आपसे ज्यादा समझदार हूँ। प्रियंका जी, कोई दर्शक आपके साथ सहमत नहीं है तो उसका इस तरह से लड़ने की क्या जरूरत है? आप सुन लीजिए ना, आप सुन। अमित कुमार जी कुछ कह रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं, आपको कैसे पता आप पढ़े लिखे नहीं? अगर जय श्री राम इन्होंने कहा तो आपको गुस्सा आ गया। आप बताइए मुझे, बिहार से कोई जय श्री राम कहे तो आपको गुस्सा क्यों आता है? बिहार में कोई हिंदू जय श्री राम कहे, अगर हिंदू जय श्री राम नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? नहीं आ रहा है क्या आपको? आप हिंदू नहीं कहेगा तो क्या मुसलमान कहेगा जय श्री राम? अगर किसी ने जय श्री राम कह दिया तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? कि वो महिला को बताएगा। नहीं, उन्होंने जय श्री राम कहा इसलिए आपको इरिटेट हो गए ना? आप पितृसत्तात्मक है, आप इरिटेट हो गए क्योंकि उन्होंने जय श्री राम कहा। थेथोलॉजी करती है जो आपके लिए था। नहीं, मगर जय श्री राम कहा तो गलत क्या कहा? ठीक है ना, हिंदू है तो कह दिया। सत्यप्रकाश जी ना, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ सिया राम बोला जाता है, जय सिया राम, जय श्री राम भी भाई, इतने क्या? मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। हमारे यहाँ सत्यप्रकाश जी और प्रियंका जी। अर्नब जी, देखिए, जहां पर किसी व्यक्ति को, जो भारत के नागरिक को अगर कोई पाकिस्तानी चलता हुआ शो में बता रहा है तो आप उनकी मानसिकता समझ लीजिए कि इस देश के मुसलमानों के प्रति अगर उनके कोई खिलाफ है तो उनकी मानसिकता क्या है। इतना गंदा जबान है ये कि किसी को आप इस देश का नागरिक नहीं मानने को तैयार है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके किसके लिए लड़ रहे हैं कि नागरिकों को वोट नहीं मिल रहा, उनका वोट से नाम हटाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, मैं बिल्कुल मानता हूं कि प्रियंका जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन एक सवाल है प्रियंका जी कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है और विनयम ददाति पात्रताम, और विनय पात्रता देती है। आप क्यों नहीं, आप शालीन हो तो बहुत अच्छा लगेगा, बहस लोकतंत्र में बिल्कुल जरूरी है, आप बहुत अच्छा बहस करिए अपनी पार्टी की तरफ से, लेकिन प्रियंका भारती जी, आपका एक नैतिक जिम्मेदारी है राजनीति में कि जिन लोगों को जेल जाना है इस कानून के मुताबिक, जो देश का पैसा गबन करते हैं, उनके साथ खड़े मत होइए। अभी आपकी बहुत राजनीतिक पारी आगे लंबी चलेगी। दोस्तों, मैं अंत में यही कहूंगा कि हमारे संवैधानिक और संवैधानिक विश्वास की पुनर्स्थापना होनी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ये जो संशोधन है, इससे मंत्रियों का चरित्र और आचरण बिल्कुल साफ और संदेह से परे बनना चाहिए, और उस
उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस संशोधन के बाद मेरे हिसाब से भी शायद हमारे देश की पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत बदलाव आए। शायद नेता करप्शन करने से थोड़ा बहुत घबराने लगे, क्योंकि फिर उसके बाद उन्हें डर होगा कि अगर वो पकड़े गए तो दोबारा से नेता नहीं बन पाएंगे, दोबारा से मंत्री या फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, जिससे शायद वो सुधर जाएं, ऐसा मेरा मानना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।